नमस्कार, मैं दिनेश पाठक एक बार फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर। आज आपको जिन मुद्दों पर हम जानकारी देंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद विस्तार से। सबसे पहले हम आप बताएंगे ब्रेल दिवस के बारे में, फिर बात होगी वाटर टैक्सी सर्विस की जिसकी शुरुआत जल्द ही होने जा रही है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर क्या है नया अपडेट, इसके बारे में भी बताएंगे। भारत में किस राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है, इसे भी जानना होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले ब्रेल दिवस की जानकारी। प्रतियोगी परीक्षा के छात्र छात्राओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी होगा कि दुनिया भर में लगभग 39 मिलियन लोग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों की आंखों में कोई न कोई अन्य तरह की परेशानियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। आंखों की परेशानी या जो लोग देख नहीं सकते उन सभी को उनके अधिकार दिलाने और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के लिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का कारण यह है कि इसी दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्मदिन है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया था। अब यह जानना जरूरी है कि लुईस ब्रेल कौन है। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने का श्रेय लुईस ब्रेल को जाता है। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कूपवरे में हुआ था। अपने बचपन में ही एक दुर्घटना में लुईस ब्रेल की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। 1821 में लुईस ब्रेल ने दृष्टिबाधित लोगों की लिपि पर काम शुरू किया और 1824 तक लुईस ब्रेल ने अपनी लिपि को लगभग तैयार कर लिया। उस समय वे सिर्फ 15 वर्ष के थे। लुईस ब्रेल की लिपि काफी सरल थी। Excuse me, यस। thank you so much. मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत इसी सप्ताह होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, ऐसी संभावना है। वाटर टैक्सी सर्विस प्रोजेक्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक संयुक्त पहल है, ज्वाइंट वेंचर है। ये वाटर टैक्सी सर्विस मुंबई जल परिवहन के कई मार्गों पर शुरू होगी। इनमें एलिफेंटा से अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से करंजदे, रिवास, धर्मतार, डीसीटी यानी डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से बेलापुर, वासी, नेरूल, एरोली, खंडेरी द्वीप और जेएनपीटी, डीसीटी से जेएनपीटी और नवी मुंबई सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होगा। डीसीटी से नवी मुंबई के लिए वाटर टैक्सी 30 मिनट का समय लेगी, जबकि डीसीटी से जेएनपीटी तक नौका के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ये सेवाएं वर्ष में 300 से 330 दिनों तक चल सकती हैं। मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा के लिए जो किराया निर्धारित किया गया है उसे भी जान लेते हैं। हालांकि इसमें परिवर्तन संभव है। डीसीटी से नवी मुंबई का किराया करीब 1200 से 1500 रुपये प्रति यात्री होगा, जबकि डीसीटी से जेएनपीटी का किराया करीब 750 रुपये होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की दिशा में वर्तमान में क्या चल रहा है? आइए आपको इस बारे में बताते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर माने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण को एकत्र करने का काम केंद्र सरकार ने फिलहाल सितंबर 2022 तक
स्थगित कर दिया है। खास बात यह है कि इससे पहले दिसंबर 2021 में जिलों, उप जिलों, ताल्लुक, तहसीलों, पुलिस स्टेशंस आदि की सीमाओं को फ्रीज करने का कार्य जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करना एक आवश्यकता है, पूर्व की आवश्यकता है। यह कम से कम 3 महीने पहले किए जाने की व्यवस्था है। जनगणना 2021 का पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है, अप्रैल से सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। जनगणना का दूसरा और मेन जो फेज था, मुख्य चरण था, वो 5 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि राज्यों को 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल एनपीआर भारत में रहने वाले सभी लोगों की सूची है। इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल हैं। एनपीआर को पहली बार 2010 में संकलित किया गया था। इसे 2015 में अपडेट किया गया। यह पहले ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस संकलित कर चुका है। एनपीआर को 2020 की जनगणना के पहले चरण के साथ अपडेट किया जाना था। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय ग्रिड के बारे में। बिजली विभाग से जुड़े इस विषय के बारे में बात आज इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वन नेशन वन ग्रिड की उपलब्धि की वर्षगांठ हाल ही में मनाई है। भारत में क्षेत्रीय आधार पर ग्रिड प्रबंधन 60 के दशक में शुरू हुआ। प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिए ग्रिड को आपस में जोड़ा गया। इसके बाद भारत को ग्रिड के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया: उत्तरी ग्रिड, पूर्वी ग्रिड, पश्चिमी ग्रिड, उत्तर पूर्वी ग्रिड और दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी ग्रिड। उत्तर पूर्वी और पूर्वी ग्रिड को अक्टूबर 1991 में जोड़ा गया था। मार्च 2003 में पश्चिमी और उत्तर पूर्वी ग्रिड को आपस में जोड़ा गया। 2006 में उत्तर और पूर्व ग्रिड आपस में जुड़े हुए थे। इस प्रकार 4 क्षेत्रीय ग्रिड, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी ग्रिड एक आवृत्ति पर संचालित एक केंद्रीय ग्रिड बनाने के लिए आपस में जुड़े हुए थे। 2013 में 765 केवी रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने के साथ दक्षिणी क्षेत्र को मध्य ग्रिड से जोड़ दिया गया। इससे वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी का उद्देश्य हासिल किया गया। वर्तमान में भारत की कुल अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता मतलब इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी लगभग 1,12,250 मेगावाट है। 2022 में इसके बढ़कर 1,18,740 मेगावाट होने की संभावना है। यहाँ यह भी जान लेते हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय वैधानिक निगम है जो बिजली मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। यह संगठन मुख्य रूप से भारत में थोक बिजली के ट्रांसमिशन में संलग्न है। पावर ग्रिड भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 50% ट्रांसमिट करता है। अब आइए फटाफट कुछ और जरूरी जानकारियों पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इनसे जुड़े सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जीएसटी परिषद ने कपड़े के लिए दर में वृद्धि को 5% से बढ़ाकर 12% करने के निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कपास से बनी वस्तुओं को छोड़कर सभी रेडीमेड टेक्सटाइल वस्तुओं पर जीएसटी को पहले बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। 1,000 रुपए से कम के जूतों पर जीएसटी को भी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्य प्रतिनिधियों ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया है। क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किस राज्य सरकार ने 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है और क्यों? इसका जवाब है झारखंड। झारखंड राज्य ने यह काम किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों के स्वामित्व वाले दुपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की रियायत की घोषणा की है। हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर रियायत दी जाएगी। गरीब राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में 25 रुपए प्रति लीटर की राशि ट्रांसफर की जाएगी। करंट अफेयर्स की आज की श्रृंखला में आखिरी चर्चा बैंक खातों के लिए
केवाईसी अपडेशन की समय सीमा को लेकर है। क्या आपको पता है कि आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी नो योर कस्टमर अपडेशन की समय सीमा क्या है? इसे नोट कर लीजिए। इसका जवाब है 31 मार्च 2022। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। कोविड-19 के नए संस्करण के कारण प्रचलित अनिश्चितता के कारण यह समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये जरूरी सूचना प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में भी है और निजी तौर पर भी हमारे मतलब की है। अगर हमने केवाईसी अपडेट नहीं की है तो इसे हमें कर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजवार्ता के साथ। और हाँ, जिस तरह से लगातार कोविड के मरीजों की संख्या पिछले दिनों में बढ़ी है या कहें कि बढ़ती जा रही है, उससे ये साफ है कि अब हमें और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचिए। नमस्कार, धन्यवाद।